हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी पर्चम में। हिंदी पेडागोजी की जो सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम हिंदी पेडागोजी में जो भी सिलेबस में गिवन है, जो भी टॉपिक्स, उसको हम कवर कर रहे हैं। उसका आज 5वां क्लास है, यानी 5th क्लास है। 5वां क्लास हम आज करेंगे और आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, वो भी सीटेड हिंदी पेडागोजी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले 4 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो स्टडी पर्चम के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर हिंदी पर्चम नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, हिंदी पेडागोजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पर आपको 4 वीडियो मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, जो कि लैंग्वेज डिसऑर्डर से है, लर्निंग डिसेबिलिटी से है, जिसको भाषाई विकार के नाम से हम जानते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं, है ना। देखिए, ये जो टॉपिक आज लेकर आई हूँ, ये किसी भी पेडागोजी में, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी मीडियम में है और हिंदी में है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और ये भी देखिएगा कि इन सबको हिंदी में हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। हिंदी पेडागोजी की नई टॉपिक भाषाई विकार, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों में भाषा संबंधित विकार, यानी भाषाई विकार क्या होते हैं, कैसे कैसे विकार होते हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे। यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, लैंग्वेज डिसऑर्डर भी बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, दोनों नाम से हम जानते हैं। तो अगर दोनों में से कुछ भी आए किसी भी पेडागोजी में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाषाई विकार आए, लैंग्वेज डिसऑर्डर आए, लैंग्वेज डिसेबिलिटी आए, सबको एक ही बोलते हैं। तो इसके कौन कौन से प्रकार है, कैसी कैसी डिसेबिलिटी यानी विकार देखे जाते हैं बच्चों में, उसको हम पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला है डिस्लेक्सिया, यानी पढ़ने संबंधित विकार, यानी पठन संबंधित विकार होता है डिस्लेक्सिया। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। अब इसके लक्षण कैसे होते हैं, कैसे हम समझेंगे कि क्या है डिस्लेक्सिया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डिस्लेक्सिया में होता क्या है। इसमें क्या होता है ना, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई आती है और पढ़ने के साथ साथ बच्चों को लिखने में भी कठिनाई आती है ना। बच्चे अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होना। वर्णमाला अधिगम में यानी जो भी हम वर्णमाला पढ़ते हैं, अ से अ तक या क से ज्ञ तक, उसको पढ़ने में, याद करने में उनको दिक्कत आती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि अक्षरों की ध्वनियों को सुनने में कठिनाई, यानी वो अक्षरों की ध्वनियों को पहचान नहीं पाते हैं ना, पहचानने में असमर्थ रहते हैं। अगला है एकाग्रता की कठिनाई। एकाग्रता की कठिनाई यानी बच्चे एक जगह टिक के नहीं रहते हैं ना। ये ADHD वाले बच्चों के साथ भी होता है और डिस्लेक्सिया वाले बच्चे, जो कि पठन संबंधित विकार है, उन बच्चों के साथ भी ऐसा होता है ना। शब्दों को उल्टा या अक्षरों का जो क्रम है वो इधर उधर कर पढ़ा जाना, है ना, पढ़ा जाना। इसका मतलब क्या है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप्स का, इसमें आप टिक लगा सकते हो कि ये सबसे कॉमन टाइप का जो लक्षण देखा जाता है, सिम्टम्स देखा जाता है डिस्लेक्सिया वाले बच्चों में। वो बच्चे जो होते हैं वो शब्दों को उल्टा पुल्टा लिखते हैं, है ना। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या दिया जाता है कि अगर उन लोग को 100 लिखना है ना, 100 लिखना है, तो वो क्या लिखेंगे, वॉज लिख देंगे, है ना, WAS लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे, है ना। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि B को क्या लिख देते हैं, D लिख देंगे, उल्टा लिखेंगे। A को वो इस तरह से लिखेंगे। तो ऐसा जो लक्षण जिन भी बच्चों में होता है वो डिस्लेक्सिया वाले बच्चे होते हैं ना। जो बच्चे पढ़ेंगे गलत तो वो लिखेंगे भी गलत, है ना। वर्तनी दोष से पीड़ित होना, यानी वर्तनी दोष का मतलब क्या है, उनको स्पेलिंग सही से नहीं आएगी, गलत स्पेलिंग लिखेंगे, गलत वर्तनी लिखेंगे। नेक्स्ट है स्मरण शक्ति का कम होना। स्मरण शक्ति का कम होने का मतलब क्या है, उनको याद नहीं रहेगा, है ना। बहुत जल्दी उनकी मेमोरी लॉस होगी, बहुत जल्दी कोई भी चीज़ वो भूल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा समान उच्चारण वाली ध्वनियों को
ना पहचान पाना, यानी समान उच्चारण, यानी कॉमन जो उच्चारण है, कॉमन प्रोनाउंसिएशन है, उसको वो पहचान नहीं पाते हैं। और अगला है शब्दकोश का अभाव होना। शब्दकोश यानी उनको ज़्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं होना, ये डिस्लेक्सिया वाले बच्चे होते हैं। अब एक बार हम पिक्चर के थ्रू देखेंगे कि डिस्लेक्सिया वाले बच्चे किस तरह से लिखते पढ़ते हैं। तो ये डिस्लेक्सिया वाले बच्चे का लक्षण होता है, जो जिस तरह का एक नॉर्मल बच्चा किस तरह लिखेगा, एक नॉर्मल बच्चा इस तरह किसी भी लेटर को लिखता है, अक्षर को लिखता है। लेकिन अगर डिस्लेक्सिया वाले बच्चे को, अगर आपको पहचानना है कि बच्चे की डिस्लेक्सिया है, बच्चों में डिस्लेक्सिया वाले लक्षण है, तो बच्चे इस तरह लिखेंगे, है ना। तो ये एक तरह से मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर भी, यानी मानसिक डिसऑर्डर भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको जो लर्निंग डिसेबिलिटी हमको पढ़नी है, यानी भाषाई विकार आप पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, या डिस का मतलब क्या होता है, कमी होना, और ग्राफिया का मतलब है लिखने में कमी होना, है ना। तो डिस्ग्राफिया का मतलब होना कम होना, कमी होना, और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, यानी लेखन संबंधित विकार है। यानी यहाँ पर बच्चे को लिखने में कठिनाई आती है ना। डिस्ग्राफिया लेखन क्षमताओं को प्रभावित करता है, यानी डिस्ग्राफिया से क्या होते हैं, आपकी जो लिखने की कैपेसिटी है, उसको ये कम करता है। यह वर्तनी संबंधित कठिनाई, खराब हस्त लेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में आता है। यानी क्या होता है कि आपको वर्तनी नहीं आएगी, आपको बहुत, वर्तनी का मतलब है कि आप किसी भी जो अक्षर है उसकी स्पेलिंग आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे, है ना। आपकी जो राइटिंग होगी, हैंड राइटिंग होगी, वो अच्छी नहीं होगी, है ना। और किसी भी अपने आपका जो विचार है, तो विचार कैसे होता है, सीक्वेंस में होता है, लॉजिकल विचार होता है ना, लॉजिकल होता है, तार्किक होता है। तो वो अपने विचारों को लिपिबद्ध तरीके से नहीं लिख पाएंगे, एक सीक्वेंस में नहीं लिख पाएंगे, जो जिस लिपि का प्रयोग करना है उसको वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये सब किसके लक्षण है, डिस्ग्राफिया के लक्षण है। और डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है, लेखन संबंधित विकार, है ना। लक्षण कैसा होगा वो देखते हैं। अनियमित रूप और आकार वाले अक्षरों को लिखना, यानी अनियमित रूप, यानी अगर आपको किसी बच्चे को ए लिखना है ना, या किसी बच्चे को अ लिखना है, उसका आकार आपको इतना ही देना है, तो बच्चे कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा सा अ लिख देंगे, है ना। तो उनको ये नहीं पता है कि हमें कहाँ कितने स्पेस में कितना कितना बड़ा अक्षर लिखना है। यानी अनियमित रूप और आकार, अनियमित रूप और आकार का मतलब ये है कि शेप एंड साइज अनियमित रहेगा, यानी सही शेप और साइज में बच्चे अक्षरों को नहीं लिखेंगे। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, यानी आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे। कागज वगैरह, कागज यानी जो आपका पेज होता है, जब आप लिखोगे तो बहुत तेजी से, बहुत बहुत मतलब कागज को बहुत पास से पकड़ के ऐसे झुक कर लिखते हैं बच्चे, है ना। झुक के, बहुत सारे बच्चों को देखोगे कि बहुत तेज, बहुत जोर से पकड़े रहते हैं अपने पेपर को, अपने बुक्स को, और उसके बाद उसको लिखते हैं ना। अब पठनीय हस्तलेखन, वो इस तरह लिखेंगे ना कि आप पढ़ नहीं पाओगे। आपको जो पढ़ने वाला है वो बच्चे इस तरह लिख पाएंगे कि पढ़ने वाला उसको पढ़ नहीं पाएगा। लाइनों के ऊपर नीचे लिखना, यानी अगर इस तरह से लाइनें बनी होती है ना, हिंदी की कॉपी में या इंग्लिश की 4 लाइन की आप कॉपी देखोगे, जब इस तरह की लाइनिंग बनी होती है ना 4 लाइन की, तो वो बच्चे ना, अगर 4 लाइन की कॉपी में आपको ए लिखना है, तो आप नॉर्मल बच्चा ऐसे ए लिखेगा, ठीक है। और जो डिस्ग्राफिया वाला बच्चा होगा वो इस तरह ए लिखेगा, है ना। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम को वो फेस करते हैं, है ना। अपूर्ण अक्षर, यानी अपूर्ण अक्षर का या शब्द लिखना। अपूर्ण अक्षर या शब्द का मतलब ये है कि बच्चे कैसे लिखेंगे, अगर बच्चे को क्या लिखना है, श लिखना है ना, श लिखना है, तो इस तरह श लिखते हैं। लेकिन बच्चे कैसे लिखेंगे, ऐसे इस तरह करके श लिख देंगे, यानी इनकम्प्लीट लिखेंगे, है ना, उनको पूरा ज्ञान नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट कौन सा विकार है उसको हम देखते हैं। देखिए इस तरह से बच्चे कॉपी में लिखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्कैलकुलिया, यानी गणितीय कौशल संबंधित विकार, यानी इनको ना गणित संबंधित विकार इसको बोलते हैं। इनको ना गणना संबंधित विकार भी हम इसको कहते हैं। इनको ना गणना करने में, जोड़ घटाव करने में, इन सब चीज़ों में उनको कठिनाई आती है ना। तो क्या होगा उसको हम देखते हैं। इसके अंतर्गत अंकों, संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंक गणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता
तथा सभी प्रकार के गणितीय अक्षमताएं यानी जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड, डिसकैलकुलिया का मतलब यह है कि कैलकुलेशन से संबंधित विकार होता है ना। यानी डिस का मतलब क्या मैंने बताया, कमी, और कैलकुलेशन का मतलब मैथ से रिलेटेड है ना, यानी गणित से रिलेटेड विकार जो भी होगा वो डिसकैलकुलिया कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि बच्चे जो होंगे ना, उनको कैलकुलेशन करने में वो जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे, उनको सूत्रों यानी फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, सिद्धांत यानी थ्योरी उनको याद नहीं रहेगी, मैथ से रिलेटेड है ना। लक्षण कैसा होगा, गणितीय चिन्ह हो यानी वो समझने में कठिन है। अब गणित की बहुत सारी चिन्ह होती है, आपने भी पढ़ा होगा बचपन से, प्लस होता है ना, जोड़ घटाव गुणा भाग आप पढ़ते आए होंगे, तो वो उनको समझ में उनको नहीं आएगा, ठीक है। वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई, अब यानी ये कि जो अगर यही बच्चे बड़े होकर उनको अगर वित्तीय योजना बनाना हो, बजट बनाना हो अपने घर का, ऐसा नहीं कि बजट आप पार्लियामेंट में बैठ के बना रहे हो, बजट घर के लिए भी बनता है ना, पूरे साल का पूरे महीने का बजट बनता है, तो वो बनाने में उनको कठिनाई होती है। समय सारणीय बनाने में कठिनाई का अनुभव होता है। दिशा ज्ञान यानी इनको डायरेक्शन का भी क्या होता है, डायरेक्शन का भी अभाव होता है। ये डायरेक्शन यानी दिशा का ज्ञान का अभाव होता है ना। समय बताने की कठिनाई यानी ये बच्चे टाइम भी सही से नहीं बता पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन सा विकार पढ़ेंगे। देखिए इस तरह से बच्चे लिखते हैं। अगर नॉर्मल बच्चा कैसे लिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो वो इस तरह से लिखेगा, लेकिन डिसकैलकुलिया वाले बच्चे जो कि गणित संबंधित विकार होता है वो बच्चे इस तरह लिखेंगे। उनको नहीं पता होगा कि आपको इक्वल टू का साइन कहाँ देना है, प्लस का साइन कहाँ देना है, कहीं भी कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट विकार है हमारा डिस्प्रैक्सिया, है ना। डिस्प्रैक्सिया यानी वाक अक्षमता, यानी यहाँ पर होता है स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर के नाम से हम इसको जानते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है, जब डिस्प्रैक्सिया ठीक है जब बच्चे विचार की अभिव्यक्ति व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं, यानी बच्चे को बोलने में दिक्कत आती है ना। स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर भी हम इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, डिस्प्रैक्सिया को, यानी वाक अक्षमता हिंदी में हम इसे बोलेंगे। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मानसिक क्षति को उत्तरदायी माना जाता है। लेकिन ये क्षमता कब होती है, जब बच्चे की जो मेंटल क्षति का मतलब जब मेंटल रूप से कुछ नुकसान होता है ना, दिमागी रूप से जब नुकसान होता है उसको माना जाता है ना। तो स्पीच संबंधित विकार अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, डिस्प्रैक्सिया यानी वाक अक्षमता, यानी बोलने में कठिनाई होगी, बच्चे हकलाएंगे, इस तरह का विकार है ये। पांचवा विकार हमें क्या पढ़ना है, डिस्प्रैक्सिया। ये कैसा विकार है, ये लेखन संबंधित है ना, लेखन एवं चित्रांकन संबंधित विकार, यानी बच्चे की जो मोटर स्किल होती है ना, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि फाइन मोटर स्किल अच्छे से डेवलप नहीं होती है, यानी मोटर स्किल से रिलेटेड जो भी विकार होते हैं वो क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया, यानी बच्चे किसी भी सामान को अच्छे तरीके से उठा नहीं पाते हैं। अगर बच्चों को बॉल दिया जाएगा तो जल्दी उनके हाथ से बॉल गिर जाएगा, उनको लिखने में उनकी जो फिंगर होती है, उंगलियां होती हैं, वो अच्छे से काम नहीं करेंगी। तो जो भी मोटर स्किल से रिलेटेड यानी मोटर से रिलेटेड फाइन मोटर स्किल आपने पढ़ा होगा, ग्रॉस मोटर स्किल पढ़ा होगा, तो ज़्यादातर इसमें फाइन मोटर स्किल इफेक्टेड रहता है। तो ऐसा विकार जिसमें आपकी मोटर स्किल काम नहीं करती अच्छे से, उसको हम बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया यानी लेख। अब आपकी जो फाइन मोटर स्किल यानी आपकी उंगलियां काम नहीं करेंगी तो आपको लिखने में, चित्र बनाने में आपको कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधित अक्षमता की ओर संकेत करता है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई का महसूस करते हैं, है ना। तो ये हमने क्या पढ़ा, कुल 5 विकार हमने पढ़े जो कि सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसको मैंने सीडीपी में भी पढ़ाया है, और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप सीडीपी की प्लेलिस्ट बनी है उसमें भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको और भी सब्जेक्ट से जुड़ना है इस चैनल से तो आप सीडीपी पढ़ सकते हो, ईवीएस पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी पढ़ सकते हो, और बहुत जल्दी मैं मैथ पेडागोजी की क्लास भी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।